हाँ जी, 7 चैप्टर स्टार्ट करना है। ये है आपका ISLM विश्लेषण, ISLM एनालिसिस। तो IS और LM सबसे पहले ये होते क्या है? ये एक टाइप के कर्व्स हैं, वक्र हैं। तो IS जो कर्व है वो किसको शो करता है? IS होता है इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेस्टमेंट और S फॉर सेविंग। ठीक है, निवेश और बचत को शो करता है। ठीक है, और LM किसको शो करता है? डिमांड फॉर मनी। L का मतलब होता है डिमांड फॉर मनी और M का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो IS जो कर्व है, IS वक्र जो है वो क्या बताता है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्वालिटी यानी समानता। ठीक है, आप लिख लीजिए ये कि जो IS कर्व है वो क्या बताता है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्वालिटी यानी बचत और निवेश के बीच में समानता। और LM कर्व क्या बताता है आपका? L का मतलब होता है डिमांड फॉर मनी और M का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी। तो LM क्या शो करता है आपका? डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी के बीच में इक्वालिटी, इनके बीच में समानता। क्लियर है IS और LM क्या होता है? हाँ जी, समझ में आ गया सबको? IS और LM क्या? फिर से बताऊं? देखो, मैं लिख बताती हूँ, फिर से देख लो। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे आप लिखोगे, ये चीज देख लो। IS, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और S का मतलब है सेविंग्स। ठीक है, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, S का मतलब है सेविंग्स। तो IS क्या बताता है? इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में इक्वालिटी। ठीक है, बचत और निवेश के बीच में समानता क्या बताता है? कौन बताता है? IS कर्व। ठीक है, समझ में आ गया ये? ओके, अगला है LM। L का मतलब होता है डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी। और M का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। तो LM कर्व क्या है? LM कर्व क्या दिखाता है? डिमांड फॉर मनी में और सप्लाई ऑफ मनी में इक्वालिटी। ठीक है, समानता दिखाता है वो आपकी मुद्रा की मांग में और मुद्रा की पूर्ति में। क्लियर है अब आपको? हाँ जी, ओके, लो, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, तो अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इस चैप्टर में हम ISLM एनालिसिस करेंगे। ISLM एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? जब हमें क्या निकालना होता है? जब हमें इक्विलिब्रियम GDP और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम जब जैसे संतुलित GDP और संतुलित ब्याज की दर जब हमें पता करनी होती है तो हम किसके द्वारा पता करते हैं? IS और LM कर्व्स के द्वारा। ठीक है, इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? IS कर्व और LM कर्व पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें संतुलित GDP और संतुलित ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। आपकी पहली ही लाइन है ISLM वक्रों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, यानी ISLM की एक्टिविटीज से हम क्या कर सकते हैं? इनकी क्रियाओं द्वारा GDP तथा संतुलन ब्याज की दर के साथ निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, ISLM से हम क्या कर सकते हैं? GDP, संतुलित GDP यानी इक्विलिब्रियम GDP और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें बताया गया है कि जो इक्विलिब्रियम GDP है, हाँ जी, बताओ। नहीं, अगर अगर जीडी इक्विलिब्रियम GDP और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देखना है, ठीक है, तो हम किसके थ्रू देखेंगे? IS और LM के थ्रू। इसने ये बताया है।
ठीक है। अब क्या है, अगर हमें इक्विलिब्रियम जीडीपी देखना है, ठीक है, जीडीपी इक्विलिब्रियम कहाँ पे, कैसे हम देख सकते हैं, कैसे डिटरमाइन हो सकता है, वो होता है जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई जो है, जब वो इंटरेक्ट करें, ठीक है, यानी जब समग्र व्यय और समग्र पूर्ति जो है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्ट करे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ठीक है। हाँ जी, देखो जीडीपी जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में कब आएगी, किसके इंटरेक्शन से आएगी, इंटरेक्शन बिटवीन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। कि अगर हमें इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटरमाइन करना है, ठीक है, निर्धारित करना है हमें संतुलित जीडीपी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टडी करना पड़ेगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, समग्र व्यय और समग्र पूर्ति को, ठीक है। अगर इन दोनों को इक्वल ला देंगे, जब भी हमारा जो जीडीपी है वो संतुलन में आ जाएगा, ठीक है। समग्र व्यय और समग्र पूर्ति को अगर हम इक्वल बना देंगे तो हमारा जो जीडीपी है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर है? क्या हुआ? और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे, दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो, अभी देखो, अभी ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, ओके। तो क्या हुआ था, अलग अलग इकोनॉमिस्ट का कहना अलग अलग था कि इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे डिटरमाइन होंगे, ठीक, निर्धारित हम कैसे कर सकते हैं संतुलित जीडीपी को और संतुलित ब्याज की दर को, ठीक है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का अलग सोचना था, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए उनका अलग सोचना था। उसके बाद सॉरी, क्लासिकल, अभी ठीक है, मैं स्क्रीन पे कुछ लिख ही नहीं रही हूँ अभी, तो मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, स्क्रीन पे अभी मैं कुछ नहीं बोल रही। अच्छा, ये देखो, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उनका क्या कहना था कि हम संतुलित जीडीपी और संतुलित संतुलित ब्याज की दर कैसे निकाल सकते हैं, रियल पैरामीटर से, यानी वास्तविक उपकरणों से, ठीक है। रियल पैरामीटर्स कैसे हो गए, जैसे यही हो गया हमारा, सेविंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, ये क्या क्या हो गए, हमारे रियल पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। फिर आए केन्स। केन्स क्या कहता है, केन्स कहता है कि हम कैसे इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं जीडीपी को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को, हम ला सकते हैं मॉनेटरी फिनोमिना से, ठीक है, यानी मौद्रिक उपकरण से, जैसे डिमांड फॉर मनी से और सप्लाई ऑफ मनी से, ठीक है। तो क्या कहना था क्लासिकल्स का, क्या कहना था, क्लासिकल्स का कहना था कि इक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, रियल फिनोमिना से, रियल फिनोमिना से, ठीक है। हाँ जी, वास्तविक घटना से आ सकता है, रियल फिनोमिना मतलब घटना, ठीक है, रियल फिनोमिना से, जैसे रियल पैरामीटर्स जो होते हैं ना, जैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनसे आ सकता है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि उनका क्या क्या विचार थे, ठीक है। फिर इसके बाद आए केन्स। केन्स आए, उन्होंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कैसे ला सकते हैं, मॉनेटरी फिनोमिना से, मॉनेटरी फिनोमिनन से, मॉनेटरी फिनोमिनन से ला सकते हैं। और मॉनेटरी फिनोमिनन क्या, कौन कौन से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है कि क्लासिकल्स ने क्या बोला था और केन्स ने क्या बोला था।
ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, फिर क्या है आपका, केन्स के बाद कौन आए? केन्स के बाद आपके पास आए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, आधुनिक अर्थशास्त्री। इकोनॉमिस्ट, इसमें दो इकोनॉमिस्ट थे, हिक्स हिक्स एंड हैंसन। हिक्स और हैंसन नाम के दो इकोनॉमिस्ट थे जो मॉडर्न इकोनॉमी में आए, आधुनिक अर्थशास्त्री थे ये। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर हम जीडीपी में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में संतुलन निर्धारित करना चाहते हैं तो हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? आईएस और एलएम के थ्रू। ठीक है, तो आईएस और एलएम किसने दिए? हिक्स और हैंसन ने दिए थे। क्लियर है आपको पूरी पिक्चर कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हमें क्या निकालना है? हमें इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा है? साफ, मैं पिक्चर क्लिक करके शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, एक बार आप सुन लो। ठीक है, अब मैं जो बोल रही हूँ वो तो समझ आ रहा है ना आप सबको? जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। ओके, तो मैंने क्या, इस क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को निर्धारित कर सकते हैं और वो किसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा अगर जीडीपी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो हम कैसे कर सकते हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करके। ठीक है, फिर क्लासिकल्स की अलग सोच थी, केन्स की अलग सोच थी और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की अलग सोच थी। ठीक है, क्लासिकल्स ने क्या बोला था? इक्विलिब्रियम कैसे ला सकते हैं हम? रियल फिनोमिनन से। ठीक है, वास्तविक घटना से। कैसे? वास्तविक पैरामीटर्स को यूज करके, जैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को यूज करके। ठीक है, फिर क्या हुआ? केन्स ने क्या बोला? केन्स ने क्या बोला? मॉनेटरी फिनोमिना यूज करके हम लोग इक्वालिटी सॉरी इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। ठीक है, मॉनेटरी फिनोमिनन, मॉनेटरी पैरामीटर्स क्या होते हैं? डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, फिर आए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या किया? दोनों की सोच को यूज किया। ठीक है, यानी आईएस को भी, आईएस में क्या ले लिया? सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और एलएम में क्या ले लिया? डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया? जब आईएस और एलएम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जीडीपी को भी इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, अच्छा, फिर आपका है आईएस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आईएस कर्व क्या होता है? सबसे पहले आईएस वक्र ब्याज की दर और वास्तविक जीडीपी के उस संयोग को प्रकट करता है जो बचत तथा निवेश के बीच समानता स्थापित करता है। ठीक है, यानी आईएस कर्व क्या शो करता है? वो शो करता है कि जीडीपी और ब्याज की दर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। और कहां? जहां पे बचत यानी सेविंग्स और निवेश एक दूसरे के इक्वल हो, यानी बचत और निवेश में समानता हो। क्लियर है? आईएस कर्व आपका क्या शो करता है? कॉम्बिनेशन, संयोग दिखाता है, कॉम्बिनेशन दिखाता है किसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट का और रियल जीडीपी का। ठीक है, जहां पे आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी, डेफिनेशन समझ में आई आईएस कर्व की? ओके ओके, तो लिप्सी क्या बोलते हैं? लिप्सी और क्रिस्टल एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? आईएस वक्र ब्याज की दर एवं वास्तविक जीडीपी का संयोजन बिंदु है जो इच्छित व्यय और उत्पाद अथवा शरण एवं समानता की एक रूपता है। यह सरकारी व्यय, निर्यात एवं स्वचालित उपभोग तथा दी हुई कर दरें और दिए हुए कीमत स्तरों के मूल्य के लिए खींचा जाता है।
ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, लिप्सी और क्रिस्टल ने थोड़ी सी टेक्निकल और थोड़ी सी टिपिकल सी डेफिनेशन दी थी, लेकिन उनका कहना सिर्फ उनका मतलब यही था कि आईएस जो कर्व है वो क्या दिखाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल जीडीपी का एक कॉम्बिनेशन पॉइंट है। ठीक है, आईएस क्या है, किससे बनता है आईएस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल जीडीपी के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, जो कि किस में इक्वालिटी दिखाता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। यानी सेविंग मतलब क्या हो गया, बचत और निवेश, यानी इच्छित व्यय, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट। ठीक है, इन दोनों में क्या दिखाता है आपका, इक्वालिटी दिखाता है। और शरण एवं समावेश समानता की एक रूपता है। शरण और समावेश मतलब इंजेक्शन और लीकेजेस, पढ़े थे ना हमने इंजेक्शन और लीकेजेस। अब हम दो ही चीज ली थी आईएस में, दो चीज ली थी, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। सेविंग्स क्या हो गया, लीकेज, शरण हो गया। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, समावेश हो गया, इंजेक्शन हो गया। क्लियर है? हाँ जी, थोड़े से अलग वर्ड्स में इसने लिप्सी और क्रिस्टल ने डिफाइन किया आईएस कर्व को, लेकिन इसका मीनिंग सेम ही बनता है। समझ में आ गया? आ रही हूँ, मैं इस पे आ रही हूँ। मैं अभी इस पे ही आने वाली थी, अभी मैंने फर्स्ट लाइन बताई है, वो समझ में आ गई? ओके, तो सेकंड है शरण एवं समावेश। शरण विड्रॉल मतलब लीकेज, और समावेश होता है अपने अंदर समा लेना, यानी इंजेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो ये किस लिए खींचा जाता है, आईएस जो कर्व है वो बनाया किस लिए जाता है? तो इसमें है कि इट इज ड्रॉन फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स एंड autonomous consumption as well as for given tax rates and a given price level। यानी किसके किसके थ्रू ये बनाया जाता है, आईएस कर्व जो है वो कैसे बनाया जाता है, सरकारी व्यय, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स, स्वचालित उपभोग यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, तथा दी हुई कर दरें, टैक्स रेट, और गिवन प्राइस लेवल के थ्रू ये कर्व जो है वो बनाया जाता है। ये क्या बना दिए, इसके पैरामीटर्स बना दिए कि इसके इन पैरामीटर्स के थ्रू जो आईएस कर्व है वो बनाया जाता है आपका। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका आईएस कर्व, ये हो गया आपका आईएस कर्व। अब हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था एक चीज, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, निवेश मांग वक्र पढ़ा था ना, जो 4 डायग्राम्स पढ़े थे मॉनेटरी पॉलिसी में। तो सबसे पहले हमने ये देखो, ये वाला डायग्राम बनाया था ना, दिखाई देती हूँ, ये वाला हमने क्या बनाया था, ये पहले ये बनाया था ना, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, निवेश मांग वक्र बनाया था। फिर इसको यूज करके ही हमने क्या किया था, आगे मॉनेटरी पॉलिसी का क्या दिखाया था, ट्रांसमिशन दिखाया था। ठीक है, चलो, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन बनता कैसे है। ठीक है, तो क्या है, आईएस को बनाने के लिए हमने 3, आपकी हिंदी वाली बुक में तो दे रखा है कि 2 ही हमें कंडीशंस चाहिए, यानी 2 रिलेशनशिप्स चाहिए। आपकी इंग्लिश वाली बुक में दे रखा है 3 रिलेशनशिप्स चाहिए। तो आप देख लेना आपको कैसे क्या करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, निवेश मांग फलन के द्वारा हम क्या करेंगे, निवेश में और ब्याज की दर में संबंध देखेंगे। पहला संबंध तो ये देखेंगे हम, और दूसरे में हम क्या देखेंगे, हम ये एक्सप्लेन करेंगे, ये व्याख्या करेंगे कि निवेश व्यय में परिवर्तन किस प्रकार वास्तविक जीडीपी को प्रभावित करता है। कि अगर हम
निवेश पर व्यय करें यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करें तो उसका जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, दो चीज देखेंगे। एक तो देखेंगे कि निवेश और ब्याज की दर में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। दूसरा देखेंगे कि अगर हम निवेश पे खर्चा करते हैं, निवेश करते हैं, तो रियल जीडीपी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो अब हमारा आता है इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। ठीक है, निवेश मांग फलन। तो ये हम कैसे देखेंगे, ये शो करता है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा ना कि क्या रिलेशनशिप, किस किस के बीच का रिलेशनशिप हमें देखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ब्याज की दर में और निवेश में हम देखते हैं। तो हमें एक इक्वेशन पता है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है, आई ए माइनस बी आर। ठीक है, तो आई क्या है, इन्वेस्टमेंट निवेश। आई ए क्या है, स्वायत्त निवेश यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सबको पता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, स्वायत्त निवेश क्या होता है। ठीक है, क्या होती है, जो कि सरकार करती है। ठीक है, सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश। ठीक है, बी क्या है, बी है आपका कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे, निवेश व्यय पे ब्याज की दर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी क्या रिस्पॉन्स होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे। क्लियर है, बी का क्या मतलब है कि क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे, निवेश व्यय पे ब्याज की दर का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या दिखाता है, बी दिखाता है। आर क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया ये इक्वेशन सबको। ठीक है, तो अभी इस डायग्राम के थ्रू देखो क्या है, हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी निवेश व्यय, और ओ वाई एक्सिस पे हमने ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ठीक है, अब देखो जो निवेश मांग वक्र है, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन है, वो क्या दिखाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में कैसा संबंध है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ओ आर, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ओ आर है, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ओ आई। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आपका क्या है, ओ आई क्या है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ओ आर से ओ आर वन कम हो गई। ठीक है, ओ आर वन हो गई। ठीक है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई तो क्या हुआ, हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है यानी निवेश व्यय है वो बढ़ गया ओ आई से ओ आई नोट। ठीक है, तो हमें क्या है, दो पॉइंट्स मिले, ए पॉइंट और बी पॉइंट। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन आएगा, निवेश मांग फलन आ जाएगा, जो कि क्या दिखाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में और ब्याज की दर में और निवेश व्यय में कैसा संबंध है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? हाँ जी, आपको समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन बनाया, किस किस इंटरेक्शन से बनाया, किस किस के थ्रू बनाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू हमने क्या बना दिया, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, आगे हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।